आप सभी को फिर से मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। ये वैसे प्रश्न को चुना गया है जो प्रीवियस में आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों पर हम लोग ऐसे एक तरह से उस पर ऐसे व्याख्या भी करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रश्नों से संबंधित और भी प्रश्न लाए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में उस प्रकार के प्रश्न को देखने को मिलेंगे। उसी से संबंधित जो पहले आ चुके प्रश्न है 2020-21 में, उनमें से पहला नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है रिन्यूएबल्स फ्यूल एसोसिएशन। रिन्यूएबल्स फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था। यानी ये जो एसोसिएशन है रिन्यूएबल्स फ्यूल एसोसिएशन, उनके द्वारा जो आंकड़े तैयार किए गए, उन आंकड़ों के अनुसार यानी 2020 में जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों के अनुसार जो एथेनॉल है इसके उत्पादक में अग्रणी देश नंबर 1 में कौन सा देश है? ऑप्शन में है ब्राजील, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो यूएसए है और ब्राजील, दूसरा नंबर में ब्राजील, सेकेंड नंबर में आता है ब्राजील, ये दोनों मिलके पूरे विश्व में 80%, 80%, कितने 80% एथेनॉल उत्पादक करते हैं। यानी पूरे दुनिया में मिला दिया जाए और ये दोनों देश मिलके 80% एथेनॉल उत्पादन करते हैं। अब बात आती है कि अमेरिका जो है एथेनॉल का उत्पादन जो करता है, यह ऐसे मुख्य रूप से मकई से करता है। किससे करता है? मकई जो फसल है, उस मकई से अमेरिका है से एथेनॉल का उत्पादन करता है। जबकि ब्राजील जो है वह ऐसे गन्ने का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? गन्ने का उपयोग करता है एथेनॉल ईंधन बनाने में। ये ईंधन है, याद रखिएगा, ये एथेनॉल ईंधन है। ये गन्ने का उपयोग के द्वारा बनाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मकई से बनाता है। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो एथेनॉल ईंधन का उपयोग किया जाता है, उत्पादक किया जाता है, वह किस फसल से बनाया जाता है? अब ध्यान दीजिए कि ये एथेनॉल होता क्या है। तो एथेनॉल एक ईंधन एथिल एल्कोहल युक्त ईंधन है। यानी किस प्रकार का है? एथिल एल्कोहल युक्त ईंधन। एथिल एल्कोहल युक्त ये ईंधन है। ये एथिल एल्कोहल युक्त ईंधन है जो मादक पेय पदार्थों में पाए जाने वाला एक प्रकार का एल्कोहल है। यानी जो नशा करने वाले जो पेय पदार्थ हैं, मादक पदार्थ जो होते हैं, उसमें पाए जाने वाले एक प्रकार का एल्कोहल है। और इसका उपयोग अक्सर है से मोटर ईंधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मोटर ईंधन के रूप में। यानी इसको है से मोटर जो ईंधन होता है, मोटर जो गाड़ी होती है, उसमें उसको चलाने के लिए ईंधन के रूप में एथेनॉल का अभी वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो एथेनॉल है, इस पर चलने वाली पहली उत्पादक कार्य, यानी पहला जो कार था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था Fiat 147। उस कार का नाम क्या था? Fiat 147। यानी दुनिया में पहला ये कार बना जो एथेनॉल ईंधन से चलाया गया। और ये कौन से देश के द्वारा ये इजाद किया गया? वो है आविष्कार ब्राजील। तो ब्राजील में जो Fiat है,
फिएट ने ही एक कार बनाया और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया फिएट 147। तो ये 147 क्या है? फिएट 147 एथेनॉल ईंधन से चलने वाली कार है और इसका आविष्कार है से कहां पर किया गया? तो ब्राजील में। और कब किया गया? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में ये कार बना और ये ब्राजील देश में। अब आती है कि भारत में भी एथेनॉल ईंधन का उपयोग होता है कि नहीं होता है? तो भारत में एथेनॉल उत्पादक में एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। भारत में, कहां की बात हो रही है? भारत। तो भारत में एक कंपनी है जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। तो बजाज हिंदुस्तान जो शुगर है ये है से भारत का नंबर 1 में आता है ये कंपनी और ये मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में ये स्थित है और इसके द्वारा चीनी और एथेनॉल बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है? इस कंपनी में चीनी भी बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है और एथेनॉल भी बनाए जाते हैं। तो चीनी और एथेनॉल कहां पर बनाए जाते हैं भारत में? बजाज हिंदुस्तान शुगर जो मुंबई में है वहां पर इसका उत्पादन होता है और ये भारत का नंबर 1 में आता है। अब ये जो एथेनॉल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH ये उसका रासायनिक सूत्र में आता है। इसका प्रयोग है से हम लोग किस रूप में करते हैं? एथेनॉल का प्रयोग है से ईंधन के रूप में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो डाटा आई है 2020, 2021, 2022 इन सभी डाटाओं में 2020, 21, 22 सभी में संयुक्त राज्य अमेरिका 1 नंबर में है, टॉप में है। प्रश्न है निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? ये हमारा प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। गैर पारंपरिक स्रोत, ये गैर पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? यानी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। नवीकरणीय को ही गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। यानी क्वेश्चन को कुछ ऐसे चेंज कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट में कंफ्यूजन आ जाए। तो ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन है? पेट्रोल, लकड़ी, कोयला या पवन? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक जिसको नवीकरणीय कहते हैं, और नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार उपयोग किया जा सकता है। यानी वैसे ऊर्जा के साधन जिसको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अब यहां पर है से पेट्रोल जो है वो नवीकरणीय में नहीं आता है, वो अनवीकरणीय में। पेट्रोल का उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं। लकड़ी भी आपका अनवीकरणीय में आता है, कोयला भी अनवीकरणीय में आता है। ये जो पवन है, जब तक ये दुनिया है तब तक ये पवन है। तो ये क्या है? इसका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में हम बार बार कर सकते हैं। इसके लिए ये राइट आंसर। यानी बहुत ही सिंपल प्रश्न था जो एग्जाम में आ चुका है। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे में ये ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे भी मान चलिए पवन है। इसके अलावा भी ऊर्जा के और कौन कौन से गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय स्रोत में है? उसमें से है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नंबर 1 में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके अलावा है से जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। यानी इसमें जल ऊर्जा भी आता है, भूतापीय ऊर्जा, और इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास भी आते हैं। ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास।
बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं, जिसमें ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है, दुनिया में खत्म होने वाले नहीं है, जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, ये समुद्र के किनारे जब हवाएं चलती है तो वहां पर ऐसे पवन चक्की के द्वारा वहां पर ऊर्जा पैदा किया जाता है। जल ऊर्जा ऐसे पानी के द्वारा ऐसे इसके टरबाइन को घुमा के जल ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है, तो जमीन के अंदर में जो गर्मी है, जमीन के अंदर में जो गर्मी है, उस गर्मी से जो बिजली यानी ऊर्जा के जो साधन उपयोग किए जाते हैं उसको भूतापीय ऊर्जा। बायोमास हो गया, बहुत सारे जो कचड़े होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बायोमास बनाया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में जो वहां पर ऐसे ज्वार भाटा आती है उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो भारत सरकार इन सभी ऊर्जाओं में सबसे अधिक ऐसे अभी सौर ऊर्जा पर ध्यान दे रही है। इन पर ऐसे सौर ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार ने बहुत सारे योजनाएं चालू की है। उनमें से नंबर 1 योजना है राष्ट्रीय सौर मिशन। सौर ऊर्जा से संबंधित पहली जो परियोजना है, योजना भारत सरकार द्वारा, उसका नाम है राष्ट्रीय सौर मिशन। क्या नाम है, राष्ट्रीय सौर मिशन। ये योजना कब से शुरुआत किया गया है, 2009 ईस्वी से इसकी शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसके अलावा भी भारत सरकार के द्वारा 2014 में एक योजना लाई गई जिसका नाम है सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा। क्या नाम है, सौर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा परियोजना। यानी सौर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना जो है, सौर परियोजना, ये 2014 में इसको ऐसे लाया गया। इसके अलावा ऐसे भारत सरकार जब ऐसे सौर ऊर्जा पर ये काम कर रही थी तो विश्व की जो राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके द्वारा भी एक और संगठन यहाँ पर सौर ऊर्जा काम करने के लिए जोड़ा गया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। भारत में एक और काम कर रही है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। ये अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसको ऐसे हमारे भारत में 30 नवंबर 2015 से शुरुआत किया गया। 30 नवंबर 2015 से, तो 30 नवंबर 2015 से अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में सूरज की रोशनी से, सौर से ऊर्जा उत्पन्न करना। क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश में आता है जहां पर गर्मी ज्यादा है। इसके कारण क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है, इसीलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जब ये योजनाएं चल रही है तो भारत में जो नई सौर ऊर्जा जो क्षमता है, कैपेसिटी है, इसके मामले में एशिया में दूसरे नंबर में आता है। कहां पर, एशिया में ये भारत दूसरे नंबर में आता है। कौन से नंबर में, दूसरे नंबर। उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत कितने नंबर में आता है, दूसरा नंबर में। और विश्व स्तर पर अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत ऐसे तीसरा नंबर में आता है। कौन से नंबर में आता है, तीसरा नंबर में। यानी अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सौर ऊर्जा की जो क्षमता है उत्पादन में, वो ऐसे दूसरे नंबर में आता है। और जबकि अगर विश्व की बात करें तो विश्व में अगर देखा जाए कि सौर ऊर्जा में भारत तीसरे नंबर में आता है। तो यहां सवाल उठता है कि एशिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत ऐसे दूसरा नंबर में है, तो एशिया में पहला नंबर में, प्रथम नंबर में कौन है, तो प्रथम नंबर में चीन देश है। सौर उत्पादन में पहला नंबर में एशिया में चीन आता है। विश्व स्तर में भारत का तीसरा नंबर है। तो विश्व स्तर में भारत का तीसरा नंबर है, तो पहला नंबर किसका है, तो पहला नंबर विश्व स्तर में भी सौर
जो ऊर्जा है उसकी क्षमता उत्पादन में तीसरा नंबर में भारत है, तो पहला नंबर में चीन है। और दूसरा नंबर में आता है यूएसए यानी अमेरिका। दूसरा नंबर में कौन आता है? अमेरिका आता है। पहला में चीन आता है, दूसरा में अमेरिका और तीसरा में भारत विश्व स्तर में सौर ऊर्जा के उत्पादन में आते हैं। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर एक भाषा है बोडो भाषा? ये रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस प्रश्न आ चुका है और उससे भाषा संबंधित और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ ये जो बोडो भाषा जो है वो है से झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और असम। तो ये जो बोडो भाषा है ये असम में बोली जाने वाली एक भाषा है जो असम राज्य में बोली जाती है। असम में बोडो भाषा के अलावा वहाँ के जो स्थानीय भाषा है उसमें असमिया और बंगाली भी बोला जाता है। कौन कौन भाषा बोला जाता है? असमिया और बंगाली भाषा भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम आते हैं झारखंड में कौन कौन भाषा बोली जाती है, तो झारखंड में हिंदी, संथाली, उड़िया, बंगाली, हिंदी, संथाली, उड़िया, बंगाली, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, ये सभी भाषा ऐसे झारखंड में बोली जाती है। यानी झारखंड में हिंदी, संथाली, उड़िया, बंगाली, खोरठा, नागपुरी और कुरमाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश जहां पर हिंदी और संस्कृत बोली जाती है। याद रखिएगा कि संस्कृत कौन से राज्य में बोली जाती है, तो हिंदी और संस्कृत जो है वो है से कौन से राज्य में बोली जाती है, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक, याद रखना है कर्नाटक को, वहां पर जो भाषा बोली जाती है वहां दो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से, वो कन्नड़ है और अंग्रेजी है। कर्नाटक से कन्नड़ याद रखना है, कन्नड़ और अंग्रेजी। कन्नड़ और अंग्रेजी कहां पर बोली जाती है? मुख्य रूप से कर्नाटक में बोली जाती है। इसके अलावा भी अगर हम आते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है तेलुगु। इसके अलावा ऐसे उर्दू, अंग्रेजी भी बोला जाता है। उर्दू और अंग्रेजी कहां पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगर हम और राज्य में आते हैं तो उसमें है लक्षद्वीप और केरल। लक्षद्वीप और ये केरल, ये दोनों में एक ही प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप और केरल में मलयालम और अंग्रेजी बोली जाती है। लक्षद्वीप और केरल में क्या बोला जाता है? मलयालम और अंग्रेजी भाषा वहां पर बोली जाती है। इसके अलावा है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जो नेपाल के बगल में है, इसीलिए वहां पर सिक्किम में नेपाली और हिंदी बोली जाती है। सिक्किम में क्या क्या बोली जाती है? सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है और वहां पर हिंदी भाषा का भी प्रयोग होता है सिक्किम में, यानी सिक्किम में नेपाली है। एक अरुणाचल प्रदेश है, एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्य रूप से अंग्रेजी बोली जाती है। कौन सा भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। एक और राज्य है मेघालय। मेघालय में वहां पर अंग्रेजी के अलावा वहां पर गारो और खासी ये भाषा बोली जाती है। कहां पर? मेघालय में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे और उन राज्य में जो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से उन भाषाओं पर यहां पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कॉमन ऐसे हिंदी बोला जाता है और कहीं पर
अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण जो राज्य है जहां से प्रश्न आ सकते हैं वैसे ही राज्यों का हमने उठाया है ताकि इन सभी को आप याद कर लेंगे। अब हम लोग ऐसे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020, यानी मानव विकास जो सूचकांक है उसका जो रैंकिंग निकाला गया है विश्व स्तर पर 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है। यानी जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उसकी उम्र औसत कितनी होगी, यानी सबसे अधिक कौन से देश में जीवित रहने वाले लोगों की जो सबसे अधिक उम्र की संख्या होती है उसको जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं। तो कौन सा देश है जहां का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? इनमें ऑप्शन लिखा हुआ है नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, हांगकांग, चीन। तो 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक जो हर वर्ष निकाला जाता है और ये 2020 के अनुसार है से नंबर 1 में हांगकांग और चीन है। कौन? हांगकांग और चीन थे। लेकिन जब नया डाटा आया 2023-24 में, तो 23 और 24 में 2023 और 24 में एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। 23-24 के अनुसार क्या है? स्विट्जरलैंड आता है टॉप में मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में। 23-24 के अनुसार ऐसे एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। अब ऐसे 2025 में जो डाटा आई है 2025 के अनुसार टॉप में नंबर 1 में अगर कोई देश आता है उसका नाम है आइसलैंड। क्या है? यानी पूरे मानव विकास जो सूचकांक है ये 193 देशों का एक डाटा तैयार किया जाता है। टोटल कितने देशों का? 193 देशों का एक डाटा तैयार किया जाता है कि कौन से देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो 2025 के अनुसार एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है? आइसलैंड। 972 जो रैंक है 972 के साथ वो प्रथम स्थान में है। कितना? आइसलैंड जो है प्रथम स्थान में 972 के साथ वो प्रथम स्थान में। दूसरा नंबर में आता है नॉर्वे, एक देश है नॉर्वे। और तीसरा में आता है वो देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ये तीसरा नंबर में पहुंच चुका है। तीसरा नंबर में आपका स्विट्जरलैंड आता है। और ये 193 जो देश है 193 देश में जो सबसे नीचे है 193 नंबर में 193 पायदान में जो सबसे नीचे एक देश है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जिसको दक्षिण सूडान के नाम से जाना जाता है। यह सबसे नीचे आता है जहां पर जीवन प्रत्याशा सबसे कम पाया गया है। अब आते हैं हम लोग ऐसे भारत की तरफ। तो भारत में 2022 में भारत में ये कौन सा रैंकिंग था? तो जब ये मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं HDI, इसके अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार ऐसे भारत 133वां स्थान में था। कौन से स्थान में? 133वां स्थान में था। और 2023 में भारत 130वां स्थान में पहुंच गया। यानी HDI का इंडेक्स के अनुसार ऐसे 130वां स्थान में 2023, 24 और 25 में। 24 और 2025 जो नया इंडेक्स आया है इसके अनुसार भी हमारा भारत देश 130वां नंबर में है। अब ये जो मानव विकास सूचकांक है ये कैसे मापती है? तो मानव विकास जो सूचकांक है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी देश में
किसी भी देश में वहां के जो सामाजिक है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है। किस चीज को मापता है? सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है। और ये 3 चीजों पर ध्यान देता है। नंबर 1 में है जीवन प्रत्याशा, नंबर 1 में जीवन प्रत्याशा, नंबर 2 में है शिक्षा, और नंबर 3 में है आर्थिक विकास। यानी किसी भी देश का जब इंडेक्स तैयार किया जाता है तो आर्थिक विकास में जो उसके जीवन स्तर है, किस प्रकार से उसके जीवन स्तर चल रहे हैं, आर्थिक विकास में जीवन स्तर उसके कैसे हैं, इन तीनों पर जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन का जो स्तर है वो किस प्रकार से उसका इनकम हो रहा है, इन तीनों पर ऐसे जो डाटा तैयार किया जाता है। और ये डाटा है से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका डाटा का जो सूचकांक तैयार करने का जो जिम्मा मिलता है, विकसित करता है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNDP, यानी ये क्या है? 3 स्तरों पर ध्यान देती है। जीवन प्रत्याशा यानी किसी भी देश में, उसके बाद शिक्षा हो गया और उसके जीवन स्तर, ये 3 चीजों पर ऐसे वो फोकस करती है और इसके बाद ऐसे ये इंडेक्स को बनाया जाता है। अब ऐसे ये जो UNDP जो है, इसको ऐसे संयुक्त राष्ट्र विकास जो आपका कार्यक्रम है, इसको ऐसे कौन से अर्थशास्त्री ने इसको ऐसे डिजाइन किया था, इसको विकास किया था? ये एक पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री है। कहां का है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक। महबूब उल हक ने इसको ऐसे डिजाइन किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को, और इसको ऐसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को ऐसे इसको 1990 में इसको ले लिया गया। 1990 से ये डाटा बनना शुरू हो गया। इससे पहले जो डाटा बनती थी किसी भी देश में, वो ऐसे UNDP से पहले ऐसे विश्व बैंक बनाती थी, और विश्व बैंक 2 स्तरों पर बनाती थी। वहां की जनसंख्या और वहां का इनकम, 2 चीजों पर बनाया जाता था। यानी औसत आय पर ऐसे किसी भी देश को ऐसे वो ऐसे जीवन प्रत्याशा को मापती थी। लेकिन ऐसे उसमें न शिक्षा को जोड़ा गया था, न उसके जीवन स्तर को जोड़ा गया था। तो बाद में ये सब जोड़ा गया और अंत में इसके द्वारा ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया, जो 1990 से काम कर रही है। जब इसका ऐसे विकास ऐसे पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है महबूब उल हक के द्वारा। अब हम सभी प्रश्न नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। यानी कब ऐसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है 18 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 और 25 अगस्त 1947। इसमें से आपका ऐसे 29 अगस्त 1947 कब होगा? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया, और इसका काम था संविधान का निर्माण करना। अब ये जो मसौदा समिति का गठन किसके द्वारा? तो संविधान सभा में किया गया। तो इसका संविधान सभा में इस जो मसौदा समिति का गठन किया गया था, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस समिति का जो मुख्य कार्य होता है संविधान का मसौदा तैयार करना, कि संविधान में क्या क्या चीज को जोड़ा जाए और किस प्रकार से बनाया जाए।
इसके अलावा ऐसे संविधान का जब मसौदा तैयार हो गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, और इसमें जब ऐसे ये मसौदा बन रहे थे तो इसको जब प्रस्तुत करने का समय आया तो ये प्रस्तुत ऐसे 4 नवंबर 1948 को कब किया गया था? संविधान सभा में। संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो ये मसौदा समिति है, इसका ऐसे मसौदा जब तैयार हो गया तो प्रस्तुत करने के लिए 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष में। और जब ये संविधान का अंगीकार यानी संविधान पूरी तरह से बना तो ये बना कब? संविधान सभा ने जब इसको अंगीकार किया तो ये था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसको अंगीकार किया गया, लेकिन इसका लागू जो है वह ऐसे 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। यानी ये जो संविधान सभा के द्वारा ये जो मसौदा बना था समिति, इस समिति में पहली जो प्रस्तुति है से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रस्तुत की गई थी वह 4 नवंबर 1948 ईस्वी में। इसको अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको लागू किया गया। इस संविधान सभा में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, जो प्रारूप समिति का संविधान मसौदा का ये अध्यक्ष थे, इसके साथ बनाने में कुल मिला के 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोगों के द्वारा ऐसे इसको अंगीकार किया गया। कितने लोग के द्वारा? 7 लोगों के द्वारा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 लोग और थे जिन लोगों ने मिलके इस संविधान सभा को अंगीकार किया। अब संविधान सभा जो है इसकी पहली बैठक कब हुई थी? यानी ये जो संविधान सभा बनी, मसौदा बाद में बनी, तो संविधान सभा पहले बनी होगी। तो संविधान सभा जो बनी, इस सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी पहली बैठक हुई थी। याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब संविधान सभा का मसौदा जो तैयार करने में, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने में कितना दिन लगा? लगभग 3 साल लगे थे। कितने लगे थे? 3 साल, जिसको ऐसे अगर हम बोले तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, यानी लगभग 3 साल। और इन 3 सालों के दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए। कितने सत्र आयोजित किए गए? 11 सत्र ऐसे 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें से कुल दिन 165 दिन लगे। कुल 165 दिन लगे थे। यानी संविधान सभा में जो मसौदा संविधान का तैयार किया जा रहा था, उसमें संविधान सभा में 11 सत्र आयोजित हुए थे। कितने सत्र आयोजित हुए थे? 11 सत्र। और कुल दिन कितने लगे थे? 165 दिन लगे थे। इसके अलावा ऐसे संविधान सभा में मसौदा जब तैयार किया जा रहा था तो उसमें किसी भी कानून पर विचार विमर्श होते थे, बहस होती थी। तो विचार विमर्श में अलग से 114 दिन लगे थे। विचार विमर्श में कितने दिन लगे थे? विचार विमर्श में 114 दिन संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था, संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो उस संविधान सभा के मसौदे तैयार करने में वहां पर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे उसमें उस पर विचार किया जाता था, विमर्श किया जाता था कि इस संविधान में इस कानून को लाया जाए, इसके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उस पर लगभग ऐसे 114 दिन तक बहस चली थी। कितने दिनों तक चली थी? 114 दिनों तक इसकी बहस चली थी, विचार विमर्श हुआ था।